फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हमारा टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड उसके कुछ प्रकार हमने पढ़े थे और किस तरीके से उसको जो कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है, किस रेंज में जोड़ा जाता है, किस तरीके से जोड़ा जाता है, ये कुछ हमने टर्म्स हमने कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित हमने पढ़ ली थी। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क जब हम कंप्यूटरों को जोड़ते हैं, लाइक दो कंप्यूटर है मेरे, दो कंप्यूटर हैं, इनको जो मुझे एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो मुझे कुछ ना कुछ डिवाइस जो हैं, उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो किस तरीके के उपकरण की कहां पे जरूरत होती है, उन उपकरणों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उन उपकरणों में आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला एक उपकरण है वो है मेरा हब। एक उपकरण आता है जिसको बोलते हैं हब। हब जब हम नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ रहे थे तो हम एक सेंटर कंप्यूटर था स्टार टोपोलॉजी में जिसको हब बोल रहे थे। तो वास्तव में हब होता क्या है, हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हब क्या होता है, मान लो कोई एक नेटवर्क है, एक कंप्यूटर ये हो गया C1, एक कंप्यूटर ये है C2, एक कंप्यूटर ये है C3, एक कंप्यूटर C4 और एक कंप्यूटर है C5। ये 5 कंप्यूटर है मेरे पास। इन कंप्यूटरों को मैंने किससे जोड़ रखा है, ये मेरा क्या है, हब। इन कंप्यूटरों को मैंने इस हब के थ्रू, हब से सभी कंप्यूटरों को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। अब इसमें जब भी हमको इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को भेजेगा तो वो किसके थ्रू जाएगी, मेरी हब के द्वारा वो इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचेगी। तो इसमें किस तरीके से ये काम करता है, मान लो C2 ने कोई इंफॉर्मेशन भेजी है C4 के पास। किसने, C2 ने इंफॉर्मेशन भेजी है C4 के पास। तो ये क्या करेगा, यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी हब के पास। यहाँ पे कोई भी जो डेटा है मेरा किसके पास आ गया, हब के पास। अब हब क्या करेगा, उसको C1 को भी भेजेगा, C5 को भी भेजेगा, C4 को भी भेजेगा और C3 को भी भेजेगा। यानी उस नेटवर्क से संबंधित जितने भी मेरे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं वो इंफॉर्मेशन उन सब में क्या कर देगा, वो शेयर कर देगा। हब जो है मोस्टली लेन में यूज किया जाता है। छोटे एरिया का नेटवर्क है, एक बिल्डिंग या एक कमरे के जितने भी कंप्यूटर उनको जोड़ना है, तो उस तरीके के नेटवर्क में किसको काम में लिया जाता है, हब को काम में लिया जाता है। यहाँ पे जो हम ये केबल काम में ले रहे हैं, ये केबल है मेरी ईथरनेट केबल। कौन सी केबल है, ईथरनेट, जो किसमें लगी होती है, यहाँ पे कंप्यूटर के पीछे कौन सा कार्ड लगा रहता है, एनआईसी कार्ड में यहाँ से कनेक्ट रहती है। एनआईसी कार्ड की फुल फॉर्म हमने जब हमने हार्डवेयर पढ़े थे तब पढ़े थे, ये होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो और यहाँ पे ये जुड़ी रहती है, जिस पोर्ट में ये जुड़ी रहती है वो होता है मेरा RJ45। RJ45 कनेक्टर से ये मेरी जो पिन है, केबल है, वो इससे जुड़ी रहती है। तो ये तो हो गई इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। अब बात करते हैं कि इसके ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमियां क्या क्या है। इसकी सबसे बड़ी एक जो कमी है वो ये है कि इससे स्पीड कम हो जाती है। क्या हो जाएगी, स्पीड स्लो। किस तरीके से, जो ये डेटा एक कंप्यूटर को भेजना है वो क्या करेगा, सब जगह सभी कंप्यूटरों को डेटा को शेयर करेगा। तो एक चीज एक व्यक्ति को हम देते हैं, बांटना है, मान लो मेरे पास कोई सामान है, मुझे एक व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे कम टाइम लगेगा। अगर वही चीज मुझे 100 व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बांटनी है, तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। सेम चीज यहाँ पे है, अगर एक कंप्यूटर को मुझे देनी होती तो उसमें कम टाइम लगता, लेकिन सभी कंप्यूटरों को मुझे वो प्रोवाइड करवानी है तो उसमें क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। एक चीज। दूसरी चीज, इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सिक्योरिटी प्रॉब्लम।
मतलब क्या इसमें डेटा मेरा सेफ है? मुझे कोई इंफॉर्मेशन है, C2 ने कोई इंफॉर्मेशन भेजी है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भेजी है, C4 को पास भेजी है, गोपनीय जिसको बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसको C1, C2, C3, C4 बाकी कोई भी कंप्यूटर वो मेरा नहीं देखे। सिर्फ कौन देखे? सिर्फ एक देखे, इंफॉर्मेशन यहाँ से भेजी और वो किसके पास चली जाए? C4 के पास चली जाए। लेकिन हब ऐसा फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करवाता है। वो क्या करेगा? मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी सबको शेयर कर देगा। तो इससे क्या होता है? आपके जो गोपनीयता रहती है, सुरक्षा रहती है, डेटा लीक होने के उसके चांसेस अधिक हो जाते हैं। तो ये उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हब किसमें काम करता है। तो हब OSI मॉडल की फिजिकल लेयर में काम करता है, की लेयर में काम करता। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OSI मॉडल का हमारा अलग से टॉपिक रहेगा, आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी कुछ लेयर होती हैं, तो उनमें से एक लेयर है फिजिकल लेयर, उसके अंदर ये काम करता है। आपको अभी सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि फिजिकल लेयर में काम करता है, बाकी सारी लेयर हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था मेरा हब। अब से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे कि हब क्या, मेक फिल्टर क्या होता है? मेक फिल्टर जो इंडिविजुअल कंप्यूटर है इनका एक एड्रेस होता है, जिसके थ्रू उनके एक फिजिकल एड्रेस होता है कि हाँ ये डिवाइस है। तो वो डिवाइस की पहचान नहीं करता कि कौन सी डिवाइस को कैसे पहचान करेंगे। ये हमें आगे जैसे स्विच पढ़ेंगे तो उसमें ये फैसिलिटी हमें मिलेगी, तो उस टाइम पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार बात करते हैं स्विच की। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट है स्विच। स्विच भी एक सेटअप बॉक्स की जैसी डिवाइस होती है, हब भी सेटअप बॉक्स की जैसी डिवाइस होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में जो डिफरेंस है वो है मेक फिल्टरिंग और सिक्योरिटी का। लाइक एक कंप्यूटर है C1, दूसरा कंप्यूटर है C2, तीसरा C3 और एक और कंप्यूटर है C4। यहां पे क्या लगा है? मेरा स्विच। इस बार कंप्यूटर मेरे किससे जुड़े हुए हैं? स्विच से जुड़े हुए हैं। तो सारे कंप्यूटर मेरे किससे जुड़े हुए हैं? स्विच से मेरे कंप्यूटर है वो जुड़े हुए हैं। अब स्विच क्या करता है कि जैसे मुझे C2 ने कोई इंफॉर्मेशन सेंड की, किसको सेंड करेगा? उसने सेंड की लाइक C1 को। C2 ने इंफॉर्मेशन किसको भेजी है? C1 को। तो ये क्या करेगा? जैसे इंफॉर्मेशन इसके पास आएगी, स्विच के पास जैसे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो इन सारे कंप्यूटरों के जो मेक एड्रेस हैं, जो इनका फिजिकल एड्रेस होता है, वो इसके पास स्टोर रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एड्रेस दे देता हूँ, जैसे इनको A1, A2, A3, A4। ये इनके एक तरीके से एक बार मानना है, एज्यूम करना है कि इनके एड्रेस हैं। अब इसके पास क्या पहुंचेगी डिटेल की A4 ने इंफॉर्मेशन भेजी और वो किसके पास भेजनी है? C1 के पास। C1 का एड्रेस क्या है? A1। तो किसके एड्रेस पे भेजनी है? C1, और उसका एड्रेस क्या है? A1। तो यहां से इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? ये डायरेक्ट उस कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को भेज देगा। बाकी जो अदर सिस्टम है मेरे, उनमें से किसी को भी ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। तो ये होता है मेरा मेक फिल्टर। मेक फिल्टर। आप कई बार देखते हैं कि कुछ वाईफाई जो होते हैं वो ओपन होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे डिवाइस उससे कनेक्ट नहीं हो पाती। तो उसमें जो सिस्टम लगाया होता है वो होता है मेक फिल्टर का, कि उसमें कुछ मेक फिल्टर इंसर्ट किए कर दिए जाते हैं कि यदि इन मेक फिल्टर में से अगर कोई कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट भेजे तो वो कनेक्ट हो जाए, अगर वो उसमें नहीं है तो वो कनेक्ट नहीं होगा। तो क्या होगा? जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, आपका जो मेक एड्रेस है मोबाइल का,
वो क्या करता है, वहां पे सिस्टम में जाता है और सिस्टम में जाके चेक करता है कि क्या आपका मैक एड्रेस पहले से जो लिस्ट है जिनको परमिशन दे रखी है उसमें से है। अगर उसमें से मैच कर जाता है तो आपके डिवाइस को कनेक्ट कर देगा, अदरवाइज कनेक्ट नहीं करेगा। तो सेम चीज यही है कि अगर जिस भी कंप्यूटर के मैक एड्रेस से जो भेजने वाला, जिसने जैसे C2 ने कोई डेटा भेजा है और वो किसी एक कंप्यूटर के पास भेजा है, तो उसके पास जितने भी मैक एड्रेस है वो क्या करेगा, सबसे कंपेयर करेगा कि ये मैक एड्रेस मेरे पास उपलब्ध है या नहीं। अगर उपलब्ध है तो कौन से पोर्ट में वो लगा हुआ है, कौन से पोर्ट में वो लगा हुआ है, जिस पोर्ट में लगा हुआ है उसके थ्रू क्या कर देगा, डेटा को ट्रांसमिट कर देगा, डेटा को आगे वो भेज देगा। इस वजह से इसको, ये एक इंटेलिजेंट फिल्टर का काम करता है, या एक इंटेलिजेंट डिवाइस भी इसको बोलते हैं। मैक फिल्टर करता है और एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, किसकी वजह, हब की वजह। इसमें सिक्योरिटी है वो मेरी अच्छी रहती है। सिक्योरिटी अच्छी कैसे होगी कि जिसको जो इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है सिर्फ उसी के पास जा रही है, बाकी इधर उधर वो इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकता या फिर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, मेरा जो सिक्योरिटी है, जो गोपनीयता है वो मेरी बरकरार रहती है। इसके अलावा इसमें जिस डिवाइस को भेजा उसी डिवाइस पे जाएगा तो स्पीड क्या होती है, अच्छी होती है, स्पीड अच्छी होती है, ठीक है। और ट्रैफिक भी क्या रहेगा, कम रहेगा। डेटा को ट्रांसमिट करने का जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक मतलब सारे अगर सभी जितने भी पोर्ट है सबसे सिग्नल भेज देगा, सबसे डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाएगा, तो उसको भी क्या करता है, ये कम करता है। स्विच जो है ये मेरा डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर। हम किस में काम कर रहा था, फिजिकल लेयर में काम कर रहा था, और स्विच किस में काम करता है, डेटा लिंक लेयर में काम करता है। तो ये हो गया मेरा स्विच। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है राउटर। यहां से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि निम्न में से इंटेलिजेंट डिवाइस किस कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी मेरी, ऑप्शन मिलेंगे हब, स्विच, स्विच और हब दोनों, या फिर कोई नहीं, तो उसका आंसर आपको स्विच हो जाएगा। स्विच किस लेयर में काम करता है, तो स्विच डेटा लिंक लेयर में काम करता है। हब किस में काम करता है, तो हब है वो मेरा किस में काम करेगा, फिजिकल लेयर में काम करता है। दोनों ही जो डिवाइस है मेरी लेन में काम करेंगी, हब और स्विच दोनों किस में काम करेंगी, लेन में ही काम करेंगी। अगर कोई बड़ा नेटवर्क है उसमें हम हब और स्विच को काम में नहीं ले सकते, ठीक है। बाहर से अगर नेट कनेक्ट करना है तो नेट इनसे कनेक्ट होगा और फिर आगे का जो पार्ट है वो इनके थ्रू कनेक्ट होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर मैं चाहता हूं कि एक ही शहर की दो बिल्डिंग को मैं हब और स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये हो गए हमारे हब और स्विच दोनों। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउटर। थर्ड टॉपिक है राउटर। राउटर नाम से ही पता चल रहा है कि क्या डिसाइड करता है, रूट डिसाइड करता है। किसका, कोई भी हम जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका क्या करेगा, रूट डिसाइड करेगा। या फिर अगर हमें इंटरनेट से अगर कनेक्ट करना है हमारे नेटवर्क को तो उसके लिए भी किसको काम में लेंगे, हम राउटर को काम में लेंगे। देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। ये एक मेरा नेटवर्क है C1, C2, C3। किससे जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है मेरा हब से। यहाँ पे हब या स्विच कुछ भी मेरा हो सकता है। इसके बाद एक नेटवर्क ये है मेरा C1, C2, C3। ये नेटवर्क भी किससे जुड़ा हुआ है मेरा, हब या स्विच दोनों में से किसी एक से, हब या स्विच। तीसरा और नेटवर्क है जो कनेक्ट है मेरा स्विच या हब से।
ये मेरे 3 अलग अलग नेटवर्क हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3। ये मेरा एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है, और ये एक मेरा अलग नेटवर्क है। कितने नेटवर्क है मेरे पास? 3 नेटवर्क है, N1 से लेके N3 तक। अब इन्हें अगर एक दूसरे से डेटा ट्रांसमिट करना है तो इसके लिए हम काम में लेते हैं राउटर को। यहां पे मेरी कौन सी डिवाइस काम में आएगी? राउटर डिवाइस है वो काम में आएगी। इसके पास इन सबके मैक एड्रेस होते हैं। अब ये कैसे काम करेगा? लाइक C2 ने कोई डेटा भेजा है, किसको भेजा है? C3 को भेजा है। तो क्या करेगा वो डेटा सबसे पहले किसके पास आएगा? स्विच या हब के पास, और हब क्या करेगा उसको किसके पास भेजेगा? राउटर के पास। अब जो डेटा है मेरा किसके पास आ गया? राउटर के पास आ गया, और डेटा भेजना कहां था? C3। अब C3 का एक अलग यूनिक एड्रेस होगा, जैसे इसका A1, A2, A3 है, इसका B1, B2, B3, इसका C1, D1, D2 और D3। ये क्या है? इनके एड्रेस है। ये सारे क्या है? इनके एड्रेस, और ये इनके क्या हो गए? इसके एड्रेस हो गए। अब इंफॉर्मेशन किसने भेजी है? C3 ने भेजी है। किसके पास आ गई? हब या स्विच के पास आ गई, और वहां से किसके पास गई है? राउटर के पास। राउटर के पास क्या इंफॉर्मेशन आई है? क्या क्या आई है? किसने भेजी है? C3 ने भेजी, ठीक है। किसको भेजनी है? C3 का एड्रेस में आएगा कि कहां से, कौन से एड्रेस से आई है? D3 एड्रेस से आई है, जो कि किसका एड्रेस है? C3 का। कहां भेजनी है? आगे का जो सिस्टम है C3 भेजनी है। C3 तो सब जगह है, लेकिन इसका जो एड्रेस है वो क्या रहेगा? यूनिक एड्रेस। क्या है इसका? A3। बाकी कंप्यूटर में किसी का भी एड्रेस A3 नहीं है। तो राउटर के पास सभी सिस्टमों के जो एड्रेस हैं, उनके मैक एड्रेस है, वो सभी उसके पास उपलब्ध रहेंगे। तो क्या करेगा? उस लिस्ट में वो चेक करेगा कि ये कौन से नेटवर्क में अवेलेबल है। तो A3 इस नेटवर्क में अवेलेबल नहीं है, इसी में अवेलेबल है। तो क्या करेगा? ये इंफॉर्मेशन किसके पास भेजेगा? स्विच या हब के पास जो डेटा है वो मेरा सेंड कर देगा। अब हब या स्विच क्या करेगा? यहां पे ये फिर से वापस से ये चेक करेगा कि जो एड्रेस मेरे पास आया है A3 या फिर C3, दोनों एक ही चीज है। A3 उसका एड्रेस है और C3 एक कंप्यूटर का मैंने नाम रखा है। तो क्या करेगा? इसको ये इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो क्या करेगा? ये इंफॉर्मेशन इसको सेंड कर देगा, बाकी के पास इंफॉर्मेशन नहीं भेजेगा। तो इस तरीके से काम करता है मेरा राउटर। यानी कि एक तरीके से रास्ता बताने का काम कौन करता है? मेरा राउटर करता है। एक बार फिर से देखते हैं। मान लो इस बार इंफॉर्मेशन जो है वो भेजी है C2 ने भेजी है। इंफॉर्मेशन जो भेजी है किसने भेजी है? C2 ने भेजी है। और किसको भेजनी है? B2 को या C2 को। नेटवर्क 1 के C2 कंप्यूटर को सेंड करनी है। तो क्या करेगा? C2 ने इंफॉर्मेशन भेजी हब या स्विच के पास। हब या स्विच से जो डेटा है वो गया मेरे पास, किसके पास? राउटर के पास। अब राउटर क्या करेगा? उस लिस्ट में वापस से चेक करेगा, जो इसके पास लिस्ट थी उसमें से चेक करेगा कि डेटा किसने भेजा? C2 ने। या कहां से आया है? D2 से। नेटवर्क 2 से आया है, और C2 बोल सकते हैं, D2 बोल सकते हो, जिसका जो एड्रेस है वहां से मेरा डेटा आया है। भेजना कहां पे है उसको? भेजना है नेटवर्क 1 में। नेटवर्क 1 में किसके पास? C2 या B2 के पास एक कंप्यूटर है। तो ये लिस्ट में चेक करेगा अपने पास, इसके पास सभी की लिस्ट होगी, B1, B2, B3, A1, A2, A3 सभी की लिस्ट होगी। तो उसमें चेक करेगा वापस से कि B2 का जो एड्रेस है वो कौन से नेटवर्क में है या उसका पोर्ट कौन सा है, और उसके थ्रू क्या कर देगा? वो डेटा ट्रांसमिट कर देगा। तो यहां से जो डेटा है ये वापस किसके पास जाएगा? मेरा हब या स्विच के पास जाएगा। और हब और स्विच क्या करेगा? यहाँ पे डिसाइड करेगा कि जो लिस्ट इसने भेजी है डेटा, उसका जो एड्रेस है वो कौन सा है मेरे पास। तो एड्रेस कौन सा हो गया मेरा? C2। तो ये क्या हो जाएगा? C2 को या B2 को इसका
जो भी इंफॉर्मेशन थी, डेटा थी, वो उसको सेंड कर देगा। तो ये काम करता है मेरा राउटर। राउटर जो है ये मेरा नेटवर्क लेयर में काम करता है। नेटवर्क लेयर, इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि राउटर है वो कौन सी लेयर में काम करता है। तो वो कौन सी लेयर होगी मेरी, नेटवर्क लेयर के अंदर हमारा जो राउटर है वो काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा राउटर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है रिपीटर। फोर्थ जो डिवाइस है वो है मेरी रिपीटर। रिपीटर नाम से पता चल रहा है किसी चीज को रिपीट करना। रिपीट किसको करेगा, सिग्नल को ये रिपीट करेगा। क्या होता है, कोई एक डिवाइस है, यहां पे कोई एक कंप्यूटर है, इसने क्या किया, एक सिग्नल भेजा, कोई भी सिग्नल भेजा, और कोई एक यहां पे एक और कंप्यूटर है, उसको इसने कुछ सिग्नल भेजे या डेटा भेजे। तो इनके बीच में जो क्या है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस। तो क्या होता है, जब मैंने यहां से सिग्नल भेजा और सामने वाले कंप्यूटर के पास जब तक पहुंचता है तब तक क्या हो जाता है, सिग्नल मेरा वीक हो जाता है, सिग्नल कमजोर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, सिग्नल को मजबूत बनाने के लिए बीच में एक डिवाइस ऐड की जाती है जिसको बोलते हैं रिपीटर। यहां पे एक डिवाइस लगा दी जाएगी जिसका नाम क्या होगा, रिपीटर। ये क्या करेगा, यहां से डेटा को बूस्ट करेगा, ए बी। यहां से ए ने कोई डेटा सेंड किया, जैसे ही डेटा सेंड किया तो जैसे ही सिग्नल वीक होने लगे, तो ऐसा जहां पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिग्नल वीक हो रहे हैं, उस जगह पे क्या करते हैं, रिपीटर लगा दिया जाता है। तो रिपीटर क्या करेगा, उसको एक तरीके से कैच करेगा सिग्नल को, और फिर उसको वापस से ट्रांसमिट करके उसकी स्पीड को क्या कर देगा, बूस्ट कर देगा, और वापस से यहाँ पे इससे डेटा को क्या करेगा, ट्रांसमिट करने के लिए भेज देगा, ट्रांसमिट कर देगा नेक्स्ट कंप्यूटर के लिए। तो ये इसका यूज है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीक सिग्नल को बूस्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस को काम में लिया जाता है, तो उसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिपीटर। रिपीटर जो है ये किस लेयर में काम करता है, ये भी आपका फिजिकल लेयर में काम करेगा, फिजिकल लेयर। वैसे ही मॉडल की फिजिकल लेयर के अंदर जो आपका रिपीटर है वो काम करता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। दो क्वेश्चन है, कौन सी लेयर में काम करता है, फिजिकल लेयर में काम करता है, और दूसरा क्या कि वीक सिग्नल को बूस्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस को काम में लिया जाता है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा रिपीटर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिज। फिफ्थ टॉपिक है हमारा ब्रिज। ब्रिज नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है, दो जगहों को जोड़ने वाला। कोई नदी है, कोई नदी है, इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। क्या कर रहा है ये, इधर वाली जो जमीन है और इधर वाली जो भूमि है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ब्रिज कर रहा है। तो ऐसा ही हमारा ये सिस्टम है कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने का काम कौन करता है, ब्रिज करता है। किस तरीके से काम करता है देखते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत किसकी होती है, ब्रिज। दो नेटवर्कों को जोड़ता है, तो हम दो नेटवर्क बनाते हैं। सबसे पहले C1, C2, C3। ये क्या है, मेरे तीन कंप्यूटर हैं, C1, C2 और C3। यहां पे मेरा है हब या स्विच। हब लगा सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं। दूसरी तरफ एक और नेटवर्क है जहां पे हब या स्विच लगा हुआ है, और यहां पे भी कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं, तीन कंप्यूटर लगे हुए हैं, C1,
C2 C3, ये तीनों कंप्यूटर मेरे लगे हुए। दोनों जो नेटवर्क है मेरे क्या है, अलग अलग बिल्डिंग में है। लेन नेटवर्क है ये भी मेरा लेन नेटवर्क है, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2। एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इन नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसको काम में लिया जाता है, ब्रिज को काम में लिया जाता है। तो अगर मुझे इसको ऐड करना है तो एक डिवाइस यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, जो क्या होगी मेरी ब्रिज। डिवाइस क्या है मेरी ब्रिज। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करेगी। ब्रिज के पास भी इन सारे कंप्यूटरों के जो मेक एड्रेस हैं, जो हमने पते की बात की थी, इनका एड्रेस, वो इसके पास सबकी इसके पास लिस्ट रहती है। तो इसका A1, इसका A2, इसका A3, इधर इसका A1 हो गया, इसका A2 हो गया, इसका A3 हो गया, सबके एड्रेस इसके पास अवेलेबल है। अब क्या होता है, मान लो A2 ने, या C2 बोल सकते हो, इसने कोई इंफॉर्मेशन भेजी। इसने इंफॉर्मेशन भेजी कि मुझे इंफॉर्मेशन भेजनी है किसके पास, A3 के पास या C3 के पास मुझे इंफॉर्मेशन भेजनी है। B1, B2, B3 किसके पास भेजनी है, C3 के पास या A3 के पास। तो यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी किसके पास, स्विच या हब के पास। स्विच या हब से किसके पास जाती है, ब्रिज के पास जाएगी। जैसे ये ब्रिज के पास जाएगा, ब्रिज चेक करेगा कि जो जिस कंप्यूटर में भेजने जा रहे हैं या जो प्राप्त करता है वो कौन से नेटवर्क में, नेटवर्क 2 में है या नेटवर्क 1 में है। तो हम किसको भेज रहे थे, C2 से किसको भेज रहे थे, C3 को भेज रहे थे। तो दोनों किस में है, मेरे नेटवर्क 2 में है। तो क्या करेगा, यहां से इंफॉर्मेशन आएगी ब्रिज के पास और ये चेक करेगा कि ये तो नेटवर्क 2 में ही है। तो उस सिग्नल को आगे ट्रांसमिट नहीं करेगा, यहीं से क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा यहां से इसके पास, और फिर इस तरीके से वो डेटा मेरा रिटर्न आ जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, नेटवर्क 1 में बिना वजह कोई ट्रैफिक नहीं होगा, स्पीड वगैरह का कोई इश्यू नहीं होगा। एक तो ये इसका फायदा है। दूसरा, मान लो इसको जो इंफॉर्मेशन है वो C2 को इंफॉर्मेशन भेजनी थी C1 में, C1 या B1 में। तो क्या करेगा, यहां से इंफॉर्मेशन की स्विच या हब के पास, स्विच या हब से किसके पास गई, ब्रिज के पास। अब ब्रिज चेक करेगा कि जो इंफॉर्मेशन जिस सिस्टम में भेजी जा रही है C1 में, C1 का एड्रेस क्या है मेरा, B1। तो B1 जो है वो मेरा नेटवर्क 1 में है या नेटवर्क 2 में है। तो आप देख सकते हैं B1 किस में है, मेरा नेटवर्क 1 में है। और इंफॉर्मेशन हमने कौन से नेटवर्क से भेजी थी, C2 से। तो यहां से क्या करेगा, उस सिग्नल को फिर आगे ट्रांसमिट करने की परमिशन दे देगा। अगर मैं नेटवर्क 2 से भेज रहा हूं और जिस कंप्यूटर में भेज रहा हूं वो भी नेटवर्क 2 में है, तो ये उसको आगे जाने की परमिशन नहीं देगा। लेकिन अगर मैं जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं वो उस नेटवर्क की बजाय किसी और नेटवर्क में है, तभी वो उसको क्या करेगा, जाने की परमिशन देगा। तो यहाँ पे नेटवर्क 2 से मैं किस में भेज रहा हूँ, नेटवर्क 1 में भेज रहा हूँ इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करेगा, उसको परमिशन दे देगा जाने की। तो यहां से किसके पास जाएगा, स्विच या हब के पास, और स्विच या हब से किसके पास चला जाएगा, वो C1 के पास या B1 के पास मेरा डेटा है वो चला जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ब्रिज है वो काम करता है। ब्रिज जो है वो OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर में काम करता है। डेटा लिंक लेयर, ध्यान रखना, ब्रिज जो है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है OSI मॉडल की। इसके अलावा यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने की परमिशन को कौन निर्धारित करता है, स्विच, हब, ब्रिज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उसमें ब्रिज उसका आंसर हो जाएगा। तो ब्रिज हमारा हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके बाद जो 6th पॉइंट है मेरा, वो है आपका गेटवे। सिक्स्थ पॉइंट जो है हमारे नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है गेटवे। गेटवे जो है
वो OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर में होता है। नेटवर्क लेयर OSI मॉडल जो है उसकी नेटवर्क लेयर पे है, वो मेरा गेटवे काम करता है। अब नेटवर्क क्या काम करता है? नेटवर्क प्रोटोकॉल चेंज करने के लिए काम में आता है। प्रोटोकॉल बदलने के लिए, बदलने के किसके काम में लिया जाता है? गेटवे को काम में लिया जाता है। प्रोटोकॉल क्या आते हैं? सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियमों का समूह है जो क्या होता है? मेरा प्रोटोकॉल होता है। अब गेटवे, गेट क्या होता है? ये गेट है, ठीक है, इस तरीके से। अब इस गेट में क्या होता है? एक तरफ कुछ और होता है, जैसे इसके अंदर से क्रॉस होगा तो कुछ और हो जाएंगे, उसके नियम बदल जाएंगे। जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, ये स्कूल का कैंपस है, ये उसका गेट है। बाहर वो क्या है? एक आम आदमी है, आम आदमी है। तो यहाँ पे उसके जो अधिकार कर्तव्य वो है वो कुछ अलग होंगे। जैसे ही वो किसी एक कोचिंग में पढ़ाने जाता है, किसी इंस्टीट्यूट में या स्कूल में पढ़ाने जाता है, तो वहां पे पहुंचते ही वो क्या हो जाता है? टीचर हो जाता है। और वहां पे उसके टीचर के कुछ नियम, उसके कर्तव्य, उसके अधिकार है जो है वो कुछ अलग हो जाते हैं। तो जो गेट है जिसके बाद जिससे वो कैंपस में एंटर करता है, बाहर निकलता है, उसी तरीके से ये गेटवे काम करता है। कोई भी डेटा अगर हमारे पास होता है, वो अगर गेटवे पास कर जाता है तो क्या होता है? उसके जो नियम है वो बदल जाते हैं। प्रोटोकॉल बदलने के लिए किसको काम में लिया जाता है? गेटवे को काम में लिया जाता है। देखते हैं गेटवे किस तरीके से काम करता है। एक नेटवर्क है C1, C2 और C3, C2 और C1। नेटवर्क कैसा है मेरा? लेन नेटवर्क है, ठीक है। ये जो है ये मेरा जुड़ा हुआ है किससे? स्विच या हब से। स्विच मान लेते हैं, किससे जुड़ा है? स्विच या हब से। स्विच या हब से जुड़ने के बाद आगे एक आता है मेरा सर्वर। और सर्वर किससे जुड़ा होता है मेरा? इंटरनेट से। अब इंटरनेट के जो रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अलग होंगे, सर्वर के प्रोटोकॉल है वो अलग होंगे। तो आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल, आगे ये भी हमारा टॉपिक है, आगे डिस्कस करेंगे उसको। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि इंटरनेट के जो भी प्रोटोकॉल है वो किस में आएंगे? सर्वर में आते हैं। तो सर्वर से किसके पास आते हैं? स्विच के पास। स्विच से किसके पास? कंप्यूटर्स में आते हैं। या फिर ये मान लो कि मैं यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ, तो वो किस में जाएंगे? स्विच या हब में जाएंगे। और वहां से किस में जाएंगे? सर्वर पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरे नियम काम कर रहे थे वो कौन से थे? मेरे सर्वर के जो प्रोटोकॉल थे वो मेरे नियम थे। जैसे ही वो चीज इंटरनेट पे जाएगी तो यहाँ पे इस जगह पे क्या हो जाएगा? उसके जो प्रोटोकॉल है वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये जो प्रोटोकॉल बदलने का जो कार्य है वो कहां पे होता है? सर्वर में होता है। और यहाँ पे किसको काम में लिया जाता है? गेटवे को काम में लिया जाता है। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? गेटवे कौन सी लेयर में काम करता है? कौन सी लेयर में काम करता है? नेटवर्क लेयर में काम करता है। प्रोटोकॉल चेंज करने के लिए कौन सी डिवाइस को काम में लिया जाता है? गेटवे को काम में लिया जाता है। तो ये दो तीन चीजें आपको इसके गेटवे के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोडेम। मोडेम का नाम आपने सुना होगा, देखा भी होगा। मोडेम नेटवर्किंग में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोडेम। मोडेम जो है ये मेरी एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी है और
आउटपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस है। ऑप्शन में थे प्रिंटर, स्कैनर, मोडेम और कीबोर्ड। तो प्रिंटर और स्कैनर कई लोगों ने टिक मार्क किए थे, क्योंकि आजकल कुछ जैसे एचपी का आता है, एचपी 1005 ऐसे करके कोई मॉडल आता है जो फोटोकॉपी भी करता है, प्रिंटिंग भी करता है, स्कैनिंग भी करता है, और भी बहुत सारे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर आते हैं। तो वहां पे अगर मल्टी फंक्शनल होता तो हम देख भी सकते थे कि ये प्रिंटिंग भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, स्कैनिंग भी कर रहा है। लेकिन सिर्फ प्रिंटर दिया, इसका मतलब क्या था कि वो सिर्फ प्रिंटर की ही बात कर रहा है, स्कैनर का उसने अलग से ऑप्शन दिया था। मोडेम उसका राइट आंसर था। किस तरीके से था वो आज हम डिस्कस करते हैं। मोडेम जो कार्य करता है, काम करता है, वो करता है, उसके दो काम है। एक तो है मॉड्यूलेशन और दूसरा है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और दूसरा काम है उसका डीमॉड्यूलेशन। होता क्या है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन? अगर मुझे डिजिटल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करना है, एनालॉग सिग्नल में, यानी कि कन्वर्ट किसमें करना है, एनालॉग सिग्नल है, उसे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, डिजिटल में। तो अगर मुझे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो वो होता है मेरा डीमॉड्यूलेशन। एनालॉग सिग्नल मेरे पास आ रहे हैं और मैं उसे कन्वर्ट किस में कर रहा हूं, डिजिटल सिग्नल में कर रहा हूं, तो वो कौन सा होगा मेरा, डीमॉड्यूलेशन। एनालॉग टू डिजिटल। यदि मेरे जो सिग्नल है वो डिजिटल से मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एनालॉग में, तो मेरा क्या होगा, मॉड्यूलेशन। अब एनालॉग से डिजिटल का क्या मतलब है और डिजिटल से एनालॉग का क्या मतलब है, देखते हैं। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमेशा किस पे काम करता है, डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। किस पे काम करेगा, डिजिटल सिग्नल पे। डिजिटल सिग्नल होते कौन से, बाइनरी, 0 और 1, या क्या बोल सकते हैं इनको, बाइनरी। इसके ऊपर क्या करता है, मेरा काम करता है। लेकिन हम जो भी हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कुछ भी डेटा दिखाई दे रहा है, सारा मेरा किस में है, 0 और 1 की या बाइनरी की फॉर्म में है। लेकिन जो हमारी केबल है, ये एक कंप्यूटर है, ये मेरा दूसरा कंप्यूटर है। यहां पे जो डेटा है वो मेरा डिजिटल है, यहां पे भी जो डेटा है वो मेरा डिजिटल है। ये किसी केबल के थ्रू कनेक्ट है, लेकिन ये केबल है, ये डिजिटल सपोर्ट नहीं करती। इसमें जो डेटा है वो मेरा किस फॉर्म में है, एनालॉग फॉर्म में है। तो अब एनालॉग फॉर्म को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो कोई हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए। तो वो डिवाइस क्या है, मेरी मोडेम। देखते हैं पूरी प्रोसेस किस तरीके से ये काम करता है। एक कंप्यूटर है, ये जुड़ा हुआ है किससे, मोडेम से। ये केबल है, दूसरा कंप्यूटर है, यहां पे क्या लगा हुआ है मेरा, मोडेम, और किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे कंप्यूटर से, यहां से ये जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, यहां से यहां पे जो डेटा है किस फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में। अब क्या करेगा, यहां से ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन भेजेगा, किसके पास जाएगी, मोडेम के पास। मोडेम क्या करेगा, यहां पे डिजिटल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग में। डिजिटल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग में। तो ये प्रोसेस जो है मेरी क्या होती है, मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि डिजिटल को एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन।
डेटा मेरा किस में आ गया, एनालॉग फॉर्म में आ गया। यहां से जो डेटा जा रहा है वो किस फॉर्म में जा रहा है, मेरा एनालॉग फॉर्म में ही जा रहा है। अब मोडेम जो डेटा को रिसीव करेगा किस फॉर्म में करेगा, एनालॉग सिग्नल में। लेकिन आगे जो कंप्यूटर है वो क्या है, इसको एनालॉग सिग्नल को नहीं समझता है, तो इसके लिए इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिजिटल में। तो यहाँ पे मोडेम वापस से क्या काम करेगा, एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल सिग्नल में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना क्या होता है, मेरा डीमोडुलेशन। तो ये काम क्या हो गया, मेरा डीमोडुलेशन। कन्वर्ट करके डेटा किसको भेज देगा, वापस कंप्यूटर को भेज देगा, जो कि कंप्यूटर के समझने के लायक होता है। तो इस तरीके से मेरा जो मोडेम है वो काम करता है। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, एक तो कि मोडेम जो है वो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस है। दूसरा, मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना क्या होता है, मॉड्यूलेशन होता है। और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन होता है। किस तरीके से काम करता है, कंप्यूटर जो डिजिटल सिग्नल भेजता है, मोडेम क्या करेगा, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद केबल के अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो किस फॉर्म में होगा, एनालॉग में, क्योंकि इसमें डिजिटल सपोर्ट नहीं करता ये। इसके बाद मोडेम वापस जो सिग्नल रिसीव करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, डिजिटल फॉर्म में करेगा, सॉरी एनालॉग फॉर्म में करेगा। अब एनालॉग फॉर्म को कंप्यूटर नहीं समझ सकता, तो ऐसी कोई डिवाइस चाहिए जो क्या करे, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करे। ये काम भी कौन करेगा, मेरा मोडेम ही करेगा। तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या आती है, डीमॉड्यूलेशन। और इसके बाद ये डेटा कंप्यूटर को दे देगा, जो कि हमारे समझने लायक होगा। तो आज हमने 7 कंप्यूटर से संबंधित 7 डिवाइसेस हैं वो हमने पढ़ी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।